हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का जो अपना पहला पेपर लगेगा प्री का, ठीक है, उसके मॉडल पेपर की ये सीरीज है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। परीक्षा तिथि आप सभी को पता है, परीक्षा तिथि 1 अक्टूबर परीक्षा तिथि है और मैं करीबन आपको 25 से 30 मॉडल पेपर करवाऊंगा परीक्षा तक, तो इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, आरएएस प्री मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। यानी कि दोस्तों, सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदियों का अपने को क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे की ओर। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन के अंदर देखिए, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ठीक है, ये 4 ही दे रखी है, व्यास नहीं दे रखी है। अब अपने को क्रम है वो बताना है। तो दोस्तों नंबर 1 क्रम पर आएगा इसमें झेलम, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पर आएगा चिनाब और नंबर 3 पे आएगा दोस्तों इसमें रावी। नंबर 4 पे आता है व्यास, ठीक है। नंबर 4 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यास, ठीक है, व्यास नदी। और नंबर 5 पे दोस्तों सतलज नदी है। ये है इसका क्रम दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में उत्तर देना था तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वापस दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची फर्स्ट में घास का प्रकार है और सूची सेकंड में देश दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सी घास है वो कौन से देश में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लानोज, लानोज जो घास है, ठीक है, ये दोस्तों वेनेजुएला में पाई जाती है लानोज घास, ठीक है। पेरीज घास के मैदान है, ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये यूएसए में पाए जाते हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसमें देखिए आगे पैम्पस, यानी कि दोस्तों पैम्पस घास के प्रकार हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों अर्जेंटीना में, जिसको अपन पंपास भी बोल सकते हैं, ठीक है। डाउन्स घास के मैदान है, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना कूट भाषा में अगर अपन उत्तर दें तो क्या उत्तर होगा? 2 3 4 1, क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों, यह कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। कहाँ पर है ये? झारखंड में है दोस्तों मूलतः। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देखिए 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक अभिकथन ए और दूसरा है कारण आर। अपने को बताना है कि कौन सा सही है इनमें से, ठीक है, या तो ए सही है या आर सही है या इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। ये उसी प्रकार का ये प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अभिकथन ए, यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। बिल्कुल सही बात है साहब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कारण आर के अंदर देखिए, सुअप्रवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीमीटर तापमान एवं लगभग 75 सेमी औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लागू होती है।
ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही। अब न्यूनतम यानी कि सबसे कम किस में रही, जहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सबसे कम रही नागालैंड में, ठीक है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर रही, नागालैंड में रही। कितनी रही, -0.58% रही। कितनी रही, -0.58%। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है दोस्तों, देखिए नेप्था है, जिप्सम है, सल्फर है, लेकिन कास्टिक सोडा नहीं है। कास्टिक सोडा का जो उपयोग है वो दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण, मशीनरी उद्योग, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित करना है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में आर्थिक क्रिया, दोस्तों सूची फर्स्ट में आर्थिक क्रिया, या दोस्तों इसमें आप कृषि प्रदेश भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कृषि प्रदेश। और ये है दोस्तों इसमें देश, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे सुमेलित करना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन आर्थिक क्रिया प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों वो है कौन सा, तो वो है डेनमार्क। कौन सा है, डेनमार्क। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन जो कृषि प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें अर्जेंटीना। और वाणिज्यिक बागाती कृषि प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों वो है मलेशिया, ठीक है। और वाणिज्यिक फल उत्पादन कृषि प्रदेश कौन सा है, तो वो है दोस्तों फ्रांस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है वो दे नहीं रखे आपको, यहाँ पर 3 1 4 2 इसका राइट आंसर करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है, तो दोस्तों ये है भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है, ये तो सभी को पता होगा। 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए भारत की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, दोस्तों भारत की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, तो वो है दोस्तों देखिए कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों भारत की दक्षिणतम श्रेणी है। अब मैं बात करूं दोस्तों ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में ये स्थित है, ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए कथन ए में देखिए अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सबसे बड़ा केंद्र है। आगे देखिए कारण आर में अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए अहमदाबाद की जगह अगर गुजरात होता, ठीक है, तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद अकेला अहमदाबाद दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें कथन ए ही क्या है, सही है, कथन ए ही क्या है, सही है, और आर क्या है, गलत है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है, बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों, देखिए जखराना है, ये बकरी की नस्ल है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? बताइए कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी ये नाम है, लेकिन लक्ष्मी किसी का भी तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये यमुना बेसिन से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यमुना में ही जाके मिलती है चंबल नदी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नस्ल है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए बकरी की नस्ल है दोस्तों बटवारी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए गोवंश नाली, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नाली है ये किसकी नस्ल है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता भी होगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों नाली है ये भेड़ की नस्ल है। क्या किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। ठीक है, भेड़ की नस्ल एक जैसलमेरी भी होती है, बिल्कुल सही है। भैंस की नस्ल है वो बदावरी होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों रोजाना आपको टेस्ट देना है, ठीक है, और आराध्या RS एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और रोज़ाना आपको टेस्ट देना है। सिलेबस के अनुसार दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट की गई है साथ में ही, जिसमें आपका कोर्स है वो 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि RAS प्री राजस्थान भूगोल, RAS प्री भारतीय संविधान, ठीक है, और RAS प्री राजस्थान कला संस्कृति, इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है तो आप वहाँ जाके टेस्ट देके आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अच्छा प्रश्न है, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ है दोस्तों देखिए सूची फर्स्ट में उद्योग दे रखा है और सूची सेकंड में दोस्तों स्थान दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों कहाँ पर है बताइए? तो वो सूती वस्त्र उद्योग है ये दोस्तों गुलाबपुरा में है। कहाँ पर है? गुलाबपुरा में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भिवाड़ी में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? भिवाड़ी में। नमक उद्योग कहाँ पर है? दोस्तों नमक उद्योग है ये डीडवाना में है। और संगमरमर उद्योग कहाँ पर है? तो ये मकराना में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पहले नंबर के ऑप्शन में है, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना इस प्रश्न को, RS से भी अच्छे लेवल का इसको प्रश्न आप कह सकते हैं। देखिए सन 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? यानी कि दोस्तों जो अपन जिसको बोल सकते हैं जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, तो दशकीय वृद्धि दर है ये सर्वाधिक कहां पर हुई? ठीक है, ये तो सभी को पता होगा बाड़मेर में हुई। और दोस्तों अब अपने को ये पूछा गया है कि 30% से अधिक है, तो 30% से अधिक है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं, देखिए सबसे अधिक मैंने बताया आपको बाड़मेर में हुई थी 32.5%। ठीक है, ये 30% से अधिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में आता है जैसलमेर का नंबर। जैसलमेर में हुई थी दोस्तों 31.8% दशकीय वृद्धि दर। ठीक है,
ये सिर्फ 30% से अधिक ये दो ही जिले हैं, एक तो जैसलमेर और एक बाड़मेर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। प्रश्न में अपने को क्या पूछा है कि 30% से अधिक, तो 30% से अधिक तो सिर्फ है दो ही जिले हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जोधपुर की, तो दोस्तों जोधपुर की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी दोस्तों 27.7%। ठीक है, और बांसवाड़ा की थी दोस्तों 26.5%। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 यानी कि सी और डी, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए सहायक संधि की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें दोस्तों सही है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य या राजा या देशी रियासत बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें ये बात है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए सहायक संधि का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, देखिए सहायक संधि का जो सिद्धांत है ये लॉर्ड वेलेजली ने दिया था, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, याद रखना, वेलेजली ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, इसलिए अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। देखिए सही कथन बताना था तो अपना एक कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसमें अपना सत्य है। ठीक है, युग्म कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर बताना था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सोचिए फर्स्ट में जो क्रांति का नेतृत्व किया था उनके नाम दे रखे हैं, और सोचिए सेकंड में स्थान दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नाना साहेब कानपुर, नाना साहेब कानपुर दोस्तों बिल्कुल सही है। नाना साहेब ने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अवध की बेगम बिहार, अवध की बेगम बिहार, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों कुंवर सिंह थे जिन्होंने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुंवर सिंह दिल्ली, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जो दिल्ली में, वैसे तो दिल्ली में जो नेतृत्व है नाम के लिए बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन असली नेतृत्व है वो दोस्तों बख्त खान ने किया था। तो यहाँ पर ये दोनों गलत दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। ठीक है, ए नंबर वाला। और कूट भाषा में उत्तर देना था तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। प्रार्थना सभा यानी कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो बॉम्बे में 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, सही कथन है। ठीक है, दूसरा देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में एनी बिसेंट द्वारा अडियार में की गई थी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1875 में की गई थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मैडम HP ब्लेवेत्स्की और कर्नल HS ओलकॉट के द्वारा दोस्तों ये न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो B नंबर का कथन अपना गलत, A नंबर का कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो अपने को बताना था। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल A। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा लागू किए गए थे, बताइए। 1909
का जो अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको अपन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसको कहते हैं। दोस्तों देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ इसमें किया गया था, बिल्कुल सही है। कम से कम एक भारतीय को वॉइसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये जो कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, ये 1909 के अधिनियम में ही इनको नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य कथन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं पर अपने को विचार करना है। ठीक है, जो ये घटना हो रखी है, इन घटनाओं को दोस्तों अपने को काल कर्मानुसार यानी कि सही टाइमिंग के हिसाब से अपने को जमाना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, ये दोस्तों ये पत्र था जिसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और ये पत्र है, ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में थी। ठीक है, और ये 14 सूत्रीय मांगे, और ये मार्च 1929 में, मार्च 1929 में दोस्तों ये 14 सूत्रीय मांगे हैं वो प्रस्तुत की गई थी जिन्ना की। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है ये 8 नवंबर 1927 को हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 1927 से लिख देता हूँ, क्यों काल कर्मानुसार अपने को जचाना है। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट है ये दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1931। ठीक है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो दोस्तों ये 1932 में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे काल कर्मानुसार अगर अपन जचाएं तो दोस्तों क्या होगा, BACD, BACD अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। BACD कौन से ऑप्शन में, पहले नंबर के ऑप्शन में, यहाँ पर A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया, बताइए। और अपने को कूट भाषा में और उत्तर देना है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इसमें दोबारा देखिए लीजिए इस प्रश्न को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति ने किया, बिल्कुल सही है। भारतीय पुनर्जागरण ने भी किया, बिल्कुल सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति घोर प्रतिक्रिया ने भी दोस्तों इसमें प्रभावित किया है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है। देखिए, ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, क्या करना है, विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ है व्यक्तित्व, दूसरी तरफ है कार्य। एक तरफ व्यक्तित्व है, दूसरी तरफ है वो इसमें कार्य है। तो यहाँ पर देखिए, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने ये एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ पर देखिए, आपको पता चल रहा होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये पुस्तक RP दत्त की नहीं है, ये पुस्तक है दोस्तों रमेश चंद्र दत्त की ये पुस्तक है। ठीक है, और इंडिया टुडे पुस्तक है, ये दोस्तों यहाँ पे RC दत्त दे रखा है, ये भी इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, इंडिया टुडे पुस्तक है ये दोस्तों R पाम दत्त की है, ये R पाम दत्त की है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो ये दोनों के दोनों गलत दे रखे हैं। ये पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि A बिल्कुल सही है। यहाँ पर A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता या करते हैं।
धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता? यजमान नहीं कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। ये तीसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो चौथा देखिए, इसमें यज्ञ यानी कि वैदिक यज्ञ दो प्रकार के किए जाते थे और वे जिनके लिए आवश्यकता होती थी, वे जो गृहस्थ द्वारा किए कर्मकांड के विशेषज्ञों की, ठीक है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो दोस्तों, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा और बाकी सारे के सारे सही है। यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी के दक्षिणी अफ्रीका के अनुभव 1893 से लेकर 1914 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को इसमें बताना है। दोस्तों देखिए, मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। दक्षिणी अफ्रीका में गांधीवादी राजनीतिक आंदोलनों में मुस्लिम व्यापारी सक्रियता से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें पहला कथन है वो इसमें सत्य है, बाकी इसमें दोनों के दोनों कथन हैं वो दोस्तों इसमें गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, रानी जी की बाव यानी कि रानी जी की बावड़ी को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अनुमोदित किया गया था, कहाँ पर स्थित है? बताइए, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों गुजरात में। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन बिताए, कहाँ पर बिताए? तो दोस्तों ये बिताए थे चावंड में, राजधानी बनाई थी चावंड को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाता कूता लगान निर्धारण की पद्धति किस किसान का आंदोलन में अपनाई गई थी? बताइए, ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, लाता कूता लगान निर्धारण की पद्धति किस आंदोलन में अपनाई गई थी? तो दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन में ये पद्धति है ये अपनाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेवाड़ की चंद्रकुंवरी बाई का विवाह है जयपुर के किस शासक के साथ हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुंवरी, ठीक है। और इनका जो विवाह है वो जयपुर राज्य के सवाई जयसिंह के साथ देवारी समझौते के तहत हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, मिर्जा राजा नहीं, सवाई जयसिंह, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, सवाई जयसिंह। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ है सिक्के दूसरी तरफ है रियासत, एक तरफ सिक्के हैं दूसरी तरफ क्या है? रियासत है। सुमेलित करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे विजय शाही सिक्के, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, विजय शाही सिक्के। ये जो सिक्के हैं, ठीक है, ये सिक्के दोस्तों जोधपुर रियासत में प्रचलित थे, बिल्कुल सही है। गजशाही सिक्के हैं ये बीकानेर में प्रसिद्ध थे, बिल्कुल सही है। उदयशाही सिक्के ये डूंगरपुर में चलते थे और तमंचा शाही सिक्के ये धौलपुर में चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABCD, यानी कि चारों इसमें क्या है? सही सुमेलित है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रजामंडल है दूसरी तरफ प्रथम अध्यक्ष है। मैं यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना की बात नहीं कर रहा, प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल,
दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। सिरोही प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। और झालावाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे दोस्तों मांगीलाल भव्य। और कुशलगढ़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल निगम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है BCAD। BCAD ये आप कूट भाषा में उत्तर कर लेना, BCAD, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है तो कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना ये संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 10वीं अनुसूची, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो दोस्तों ये 4थी अनुसूची में होता है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में? 4थी अनुसूची में होता है। 10वीं अनुसूची इसमें गलत दे रखा है, 4थी अनुसूची में होता है। और दल बदल विरोध 2य अनुसूची ये भी इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों दल बदल विरोध है ये 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे कौन से सुमेलित नहीं है? 2 सुमेलित नहीं है। एक तो तीसरा भी सुमेलित नहीं है और एक चौथा भी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप कूट भाषा में इसका उत्तर आपको करना है 3 व 4, ठीक है। दोनों सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये भी आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है टू हैव दी बॉडी ऑफ, ठीक है। और परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। दोस्तों टू बी सर्टिफाइड है ये किसको बोलते हैं? ये उत्प्रेक्षण लेख को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्प्रेषण लेख को बोलते हैं। जो रिट जारी की जाती है उससे संबंधित ये प्रश्न है। अधिकार परीक्षा बाई हॉट ऑथोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में अब तक कितनी महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष हुई है? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष हुई है। एक तो मीरा कुमार और एक सुमित्रा महाजन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की? तो दोस्तों नेशनल सॉन्ग की जो रचना है ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी बिल्कुल सही है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी बिल्कुल सही है, ये भी मूल कर्तव्य है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषता है? तो कौन सी आधारभूत विशेषता है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? बताना है, ठीक है। देखिए, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण ये भी बिल्कुल सही है। C नंबर में देखिए, राज्य निर्वाचन आयोगों के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन ये भी बिल्कुल सही है। संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनर्स्थापन बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चारों के चारों कथन दे रखे हैं ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित कथन सारे के सारे सही हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के संविधान के 2 उपबंध
जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं दोस्तों? कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अनुच्छेद 32 जिसको अपन संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है? तो चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित रखती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये 1919 का जो अधिनियम है इसको अपन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको कहते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको देखना है, तो देखिए इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। बिल्कुल सही है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन है ये 1919 के भारतीय शासन अधिनियम से संबंधित है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी कि तीनों ही सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये यहाँ पर देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों ये भी कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब और देखिए इसमें कथन तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जवाहरलाल नेहरू की जगह जो ये संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम है ये दिया था दोस्तों M.N. रॉय ने। किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था। ठीक है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। 1934 में सर्वप्रथम दिया था M.N. रॉय ने। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने पहली बार संविधान सभा का विचार को स्वीकार किया। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, उस प्रस्ताव के माध्यम से दोस्तों ब्रिटिश शासन ने पहली बार संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया था। यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव की जगह अगस्त प्रस्ताव होता तो ये कथन भी सत्य होता। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव का प्रस्ताव स्वीकार किया था। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब 3 कथन दे रखे हैं, तीनों के तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों सही कथन कोई सा भी नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नांकित युग्मों पर अपने को विचार करना है। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ है अध्यक्ष है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति, राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति दोस्तों अब इसमें देखिए सरदार पटेल दे रखा है। ठीक है, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए जो संचालन समिति है,
ठीक है, सबकी अलग अलग है। राज्यों के लिए जो समझौता करने वाली समिति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी दोस्तों इसमें क्या थे, गलत है। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ एक ही इसमें क्या है, सत्य है, सी नंबर की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल और केवल सी इसमें सत्य है। 45 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए, संघ शब्द का प्रयोग या संघ शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, संघीय शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ये पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भारतीय संघ राज्यों के द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इसमें समझौते का कोई परिणाम नहीं है, ये गलत दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही सत्य है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है मित्रों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या है, गारंटर है, बिल्कुल सही है। यह भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। यह भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों कथन सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया। तो दोस्तों अपना कार्य है ये कब से प्रारंभ किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 31 जनवरी 1977 से प्रारंभ किया था, 31 जनवरी 1977 से प्रारंभ किया था। आगे देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों देखिए, स्वप्रेरणा से बिल्कुल सही है, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर बिल्कुल सही है, कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, यह भी बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है, संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है, तो वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, ठीक है। तो यहाँ पर संकल्प पारित करने की बात हो रही है, ठीक है, तो आवश्यक संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया। यह किया गया दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को, 18 अप्रैल 2006 को, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आरएस की परीक्षा बहुत शानदार लेवल की जो परीक्षा होती है, ठीक है, इसमें आपको धैर्य रख के पेपर का हल करना होता है, ठीक है। समय भी आपके पास में खूब रहता है और क्वेश्चन भी आपके पास में 150 रहते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सटीकता से पढ़ते हुए आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। इसलिए आपको ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो देखने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर तरह के लेवल के प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। पिछला आरएस का पेपर आपने देखा होगा, किसी ने दिया है तो, ठीक है, प्रश्नों का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा लेवल था, ठीक है। तो टेस्ट आपको पूरा देना है और रोजाना मेरे साथ में चलना है। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। आगे देखिए,
निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कोटा है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है अनुच्छेद 356। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये आरटीआई अधिनियम से संबंधित है ये, ठीक है, आरटीआई अधिनियम से ये संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया है? बताइए किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 92 एवं 92 गए, यानी कि 92 और 92 गए, इसको विलोपित कर दिया गया है इन प्रविष्टि को। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपने जो प्रश्न है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, वो शुरू हो चुके हैं। देखिए, वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? किसको निर्दिष्ट करती है? तो दोस्तों ये निर्दिष्ट करती है, देखिए, किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण, ठीक है, उसको निर्दिष्ट करती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दोस्तों किसने लगाया था? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखें, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए WPI, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि WPI किसको कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं WPI, ठीक है। तो WPI में सेवाओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक उत्पादन स्तर पर मुद्रास्फीति पर नज़र रखता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और RBI ने थोक मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति मापने के प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं अपनाया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे WPI की जगह CPI को अपनाया है, ठीक है। किसको अपनाया है? CPI को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर देना था, तो केवल बी, यानी कि केवल बी इसमें सत्य है। आगे देखिए, उचित मूल्य की दुकान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उचित मूल्य की दुकान का तात्पर्य ऐसी दुकान है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु लाइसेंस दिया गया है। ये पहला ही कथन है वो दोस्तों अपना इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। दोस्तों यहाँ पे 2013 के तहत ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 1955 की धारा 3 के तहत यह आदेश जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें वस्तुओं के वितरण हेतु लाइसेंस दिया गया। यहाँ पे 2013 है वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। और देखिए यह शब्द राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 2(4) में परिभाषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए तीसरा इसमें, उचित मूल्य की दुकानों के लिए संस्थागत लाइसेंस व्यवस्था स्थापित करना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और सी सही है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी। आगे देखिए, समाचारों में चर्चित हांगकांग अभिसमय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये हांगकांग कॉन्वेंशन किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये दोस्तों ये जो संबंधित है ये जहाज़ों का सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूलित पुनर्चक्रण से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। तो क्या मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, तो दोस्तों आय का समान वितरण, ये मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, किसे सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। निगम कर और सामाजिक सुरक्षा अंशदान को इसमें सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल या पहले आरंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल या पहले आरंभ की गई, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो वो है दोस्तों, बताइए कौन सी पहले हैं वो आरंभ की गई। देखिए, विश्व सौर बैंक, विश्व सौर बैंक बिल्कुल है। साधारणीय जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन बिल्कुल सही है। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल बिल्कुल सही है। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ये इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 है वो इसमें क्या है, सत्य है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा जो पहले आरंभ की गई है वो है 1 2 3। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 2 3 ये इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए, SDG भारत सूचकांक को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया। तो दोस्तों किसने विकसित किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर नीति आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अम्ब्रेला यानी कि छत्रक के अंतर्गत है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अम्ब्रेला छत्रक के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्थायी निवास राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इसमें सारे के सारे सही हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है। तो राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है वो कौन सी है। तो दोस्तों वो है नाबार्ड,
राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही, नाबार्ड। आगे देखिए, भारत के कृषि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, भारत कृषि उत्पादकों का शुद्ध निर्यातक है, बिल्कुल सही है। भारत के निर्यातों के प्रमुख गंतव्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब शामिल हैं, बिल्कुल सही है। भारत की कृषि निर्यात टोकरी विश्व कृषि व्यापार के 10% से थोड़ा अधिक है। तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए भारत के कुल कृषि निर्यात की हिस्सेदारी विश्व कृषि व्यापार के 2.5% से कुछ अधिक है। 10% तो इसमें बहुत गलत दे रखा है, ठीक है। तो अपना इसमें सही कौन सा नहीं है, तीसरा नंबर का ही सही नहीं है, और अपना 3 नंबर का ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चौथा भी इसमें सही है। आगे देखिए, भारत निम्नलिखित में से किस या किन कृषि वस्तुओं का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है वो भारत कौन सी चीज़ों का है। तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों दूध का उत्पादक है, वो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों का नहीं होता भारत में सर्वाधिक उपयोग, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 2019-20 के अनुसार बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है 6,88,714 करोड़ में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 हेतु शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, राइट आंसर हो जाएगा वो है 8.45% की वृद्धि हुई है। आगे देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है तो वो है दोस्तों 2016, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन रहा, तो खाद्यान्न उत्पादन है ये दोस्तों रहा 265.81 लाख टन। याद रखना ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आरएस की परीक्षा में, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसमें महिला प्रचालित जोत प्रतिशत सर्वाधिक है। बताइए किसमें महिला प्रचालित जोत प्रतिशत सर्वाधिक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है सीमांत, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2021 में रसायन हेतु नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये किसे मिला है। तो ये दोस्तों ये मिला है असम्मित अंगोत्प्रेरक बनाने हेतु, यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता पॉल आर मिलग्रोम व रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता पॉल और मिलग्रोम व रॉबर्ट वी विल्सन को नहीं मिला, ये इसमें गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, इन्हें यह पुरस्कार प्राकृतिक प्रयोगों के आधार पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर कार्य की करने हेतु ये दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा सही है, पहला इसमें है वो गलत दे रखा है, इनको नहीं मिला, ठीक है। आप कमेंट में बताना ये पुरस्कार है ये किसको मिला। आगे देखिए, हाल ही में ओलंपिक के आदर्श वाक्य को बदलकर किया गया है, तो क्या किया गया है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस देश ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता। तो दोस्तों ये जीता इटली ने, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया, किसने किया। तो दोस्तों ये क्या नोमैडलैंड ने किया था, नोमैडलैंड ने, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ये देखिए कोविड-19 के कारण ये रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न, छठे वित्त आयोग के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को बताना है। देखिए इसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 24 माह है, गलत हो जाएगा, 1.5 साल का होता है, यानी कि 18 माह का कार्यकाल होता है। तो अपना दूसरा नंबर का कथन असत्य है। देखिए यह 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्ष के लिए राज्य के करों में हिस्सेदारी को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि 18 महीने आता है इसमें। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, सत्य कथन अपने को यहाँ पर क्या करना था, बताना था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वात्सल्य योजना में देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, बिल्कुल सही है। समर्थ योजना में देखरेख संस्था से बाहर निकलने वाले बच्चों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 1 व 2 दोनों सही है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस जिले में लागू नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन से जिले में लागू नहीं है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में लागू नहीं है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से कलाकारों को कितनी राशि की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आगे देखिए म्यूकोरमाइकोसिस जिसे राजस्थान में महामारी घोषित किया गया है, इसका अन्य नाम क्या है। दोस्तों इसका अन्य नाम है काला फंगस, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु प्रतिवर्ष किस माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य के नवगठित 6 नगर निगमों में कुल कितने वार्ड हैं। तो कुल कितने वार्ड हैं, तो दोस्तों 560 वार्ड हैं, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए डबल स्ट्रेक ट्रेन का प्रस्तावित उपयोग है, डबल स्ट्रेक ट्रेन का प्रस्तावित उपयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्योगपतियों द्वारा अपने माल का आसानी से निर्यात करना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। रुद्रम है, बताइए रुद्रम क्या है। रुद्रम दोस्तों एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सा है, क्या है ये दोस्तों, ये एंटी एयरफील्ड हथियार है ये। ठीक है, राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ग्राम उजाला योजना का प्रारंभ किया गया, ये किया गया दोस्तों बिहार में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नवीनतम विधि आयोग है, नवीनतम विधि आयोग कौन सा है, तो वो है दोस्तों 22वां। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से राष्ट्र को शामिल नहीं किया गया। वो तो बताइए कौन से राष्ट्र को शामिल नहीं किया गया, तो दोस्तों पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पहला खाड़ी देश जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है पुल्लेला गोपीचंद, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में सही है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल सही है, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बिल्कुल सही है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, 1530 इसमें ये गलत दे रखा है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है,
देखिए सूची फर्स्ट में अधिकारी दे रखा है, ठीक है, और सूची सेकंड में विहित कर्तव्य दे रखे हैं। अब अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। अब दोस्तों देखिए इसमें, देखिए दीवान एतन, दोस्तों दीवान एतन का जो वो है, दीवान एतन का जो विहित कर्तव्य है वो है कार्यालय को संभालने के लिए, ठीक है, इसका ये कर्तव्य था। और मुस्तारफी, दोस्तों मुस्तारफी का कार्य था वो है जागीर व वेतन को देखना। और मुशरिफ का कार्य था दोस्तों वो है प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। और वकियानविस का जो कर्तव्य था वो है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 3 2 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप कोट भाषा में 1 3 2 4 कर लेना। आगे देखिए अप्रैल 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में क्रमशः सौर व पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता है। सौर व पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 5002, ये सौर ऊर्जा की, और पवन ऊर्जा की है 4337 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हाल ही में राजस्थान दिवस 2021 को कितने कैदियों को रिहा किया गया। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1200 कैदियों को रिहा किया गया। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 लॉन्च की गई। ये लॉन्च की गई दोस्तों 11 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत चिन्हित 6 मुख्य क्षेत्रों में शामिल है। 6 मुख्य क्षेत्रों में शामिल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जन्म, अस्तित्व, स्वास्थ्य व पोषण, ठीक है, जन्म, अस्तित्व, स्वास्थ्य व पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक व सामाजिक सशक्तिकरण, सुरक्षा, संरक्षण और बचाव, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएं, ये सारे ही हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान राज्य की नवीन सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये की गई थी कब। सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2019 में। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ऑपरेशन फ्लश आउट का संबंध है। ऑपरेशन फ्लश आउट का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों जेलों में अवांछनीय एवं निरुद्ध वस्तुओं की तस्करी रोकने से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है, फ्लश आउट। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्तुत किया गया दोस्तों 2021-22 में। नेक्स्ट आगे देखिए कलाकार कल्याण कोष में राज्य सरकार द्वारा कितना बजटीय आवंटन किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा वो है 15 करोड़ का। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रदेश में नगरीय निकाय तथा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राज्य में कितने निकाय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 59 प्लांट लगाए जाएंगे दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जयपुर विरासत का विलय हुआ था। जयपुर विरासत का विलय हुआ था तो दोस्तों ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ई कॉमर्स के विक्रेताओं को मिलने वाला लाभ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्पों के चुनाव में आसानी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शेखावाटी ख्याल लोक नाट्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संप्रेक्षणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन, ठीक है, और दोस्तों प्रभावी पद संचालन, ये दोनों सही है इसमें, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा। एक और सी इसमें सत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान की नहीं है। पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है, तो दोस्तों मेवाड़ी नहीं है, बाकी तीनों है। आगे देखिए चार वैद कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, तो ये प्रसिद्ध लोकनाट्य है दोस्तों टोंक का। 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, मिलान करना है अपने को। देखिए जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, मिलान करना है जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जोधपुर की, ठीक है। कृषि उपकरण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये गंगानगर के प्रसिद्ध है। तहनीसा है, ये दोस्तों जयपुर के प्रसिद्ध है। मिरर वर्क है, ये दोस्तों जैसलमेर के। और तारकसी के जेवर नाथद्वारा के, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2, 3, 1, 5, 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की विशेषता है। दोस्तों रोपण कृषि की जो विशेषता है वो कौन सी है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अत्यधिक पूंजी निवेश बिल्कुल सही है, ये विशेषता है। बहुफसल विशेषीकरण ये गलत हो जाएगा। कृषि की वैज्ञानिक पद्धति बिल्कुल है, ये इसकी विशेषता है। उच्च वेतनिक कुशल कार्यबल ये गलत हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे एक और सी, यानी कि ए और सी दोनों इसमें सत्य है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पर दोस्तों अपने को क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा वो बताना है। देखिए एक तरफ अवधि है, दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि का चरण है। देखिए 1901 से 1921 वृद्धि की रुद्ध प्रावस्था, वृद्धि की रुद्ध प्रावस्था ये इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी और दोनों है वो गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। बाकी इसमें देखिए 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये तो विस्फोट की बता रहा है, ठीक है। 1951 से 1981 को विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर स्थिर दे रखा है। तो ये दोनों उल्टे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ और यहाँ पर एक ही सही है, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट है संधारणीय विकास से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। देखिए रियो सम्मेलन का एजेंडा 21, आवर कॉमन फ्यूचर, लिमिट्स टू ग्रोथ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मॉडल पेपर में क्या चेंजेज किया जा सकता है, ठीक है। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और आध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचते रहे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत में रेडियो प्रसारण का शुभारंभ, भारत में रेडियो प्रसारण का शुभारंभ ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हुआ था दोस्तों रेडियो प्रसारण का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। उसके बाद में हुआ था दोस्तों भारत में टेलीविज़न सेवाओं का शुभारंभ, और फिर इनसैट उपग्रह प्रणाली का संचालन, ये 4थे नंबर पर हो जाएगा। यानी कि इसमें ए सी बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, तो क्या सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो वह है कपास, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कपास। आगे देखिए, नैनो यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार क्या करना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं तीनों ही सही है, ठीक है। आप वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नैनो यूरिया से संबंधित ये तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वायरस के कारण होने वाली बीमारियां नहीं है, वायरस के कारण होने वाली बीमारियां कौन सी नहीं है, तो दोस्तों देखिए एक तो इसमें टाइफाइड और एक है दोस्तों पेचिस, ये वायरस से होने वाली बीमारियां नहीं है, बाकी दोनों है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
ट्रांसवसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, ट्रांसवसा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, शुरुआत में जो पहला और दूसरा कथन है ये इसमें सत्य है, तीसरा कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 इसमें सही है। तो आप वीडियो स्टॉप करके दोनों को पढ़ भी सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक है वायु प्रदूषक मिहास और दूसरा है प्रभाव। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए क्लोरो फ्लोरोकार्बन, दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसमें वायुमंडल में ओजोन की परत। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा हो जाएगा। सीसा का यौगिक मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान। तो यहाँ पर 2, 1, 3, 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक है, अब अपने को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कथन है वो इसमें सही है, आर इसमें गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये दोस्तों जल संरक्षण से नहीं है, संबंधित नहीं है, ये पर्यावरण से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा है वो क्या होती है, तो दोस्तों वो घटती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अब अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों शुरू हो गए हैं रीजनिंग और मैथ से संबंधित। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और कुछ है वो आपको खुद को करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन करवाने हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं है वो अगला जो मॉडल पेपर आएगा उसमें मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व करवा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे असंगत है, तो यहाँ पे देखिए कैट, काऊ, गोट और पिक दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसमें 2 दे रखे हैं, बाकी सबके अंदर 1, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ये प्रश्न है रीजनिंग और उससे संबंधित, तो आप ये प्रश्न है ये आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे ये 130 नंबर प्रश्न है, तो इसमें आपको क्या करना है, चलाना है। ठीक है, आप चला लोगे। और जैसे ये 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 132, 28 और 20 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, तो देखिए 120 और 28 को क्या करना है, जोड़ेंगे। ठीक है, 120 और 28 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 160। ठीक है, तो 160 में अपन 20 का भाग देंगे तो कितना आया, 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 71 और 9 कितने होते हैं, 80। 80 में अपन 10 का भाग देंगे तो कितना, 8। यानी कि तीनों में 8 8 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 19 और 3 कितने होते हैं, 19 और 3 दोस्तों 22। ठीक है, और 19 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 22 होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 8, तो 8 × 3 = 24, तो सॉरी ये 19 और 3 22। अब 22 में तो 8 जा ही नहीं रहे, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4, 5, तो 8 × 3 = 24। ठीक है, यानी कि 4, 3 × 4
3 7 21 3 8 24। तो यहाँ पर दोस्तों 5 होना चाहिए था, ठीक है। 19 और 5 होते तो ये हो जाते कितने, 24। और 24 में दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 का अगर अपन भाग देते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होता तो ये सही होता, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं आसानी से। कुछ क्वेश्चन है ये मैथ से संबंधित है और कुछ रीजनिंग से संबंधित है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों को मैं करवाऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको है वो बता दूंगा इसमें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे देखिए इसमें लेखांकन की प्राचीनतम शाखा कौन सी है। लेखांकन की प्राचीनतम शाखा है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों कारिंदा लेखन, बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो वो शॉर्टकट की है Ctrl+M। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सी एक सामग्री यंत्र नहीं है। सामग्री यंत्र कौन सी नहीं है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर 1 करवाया है। और कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।